हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान पर। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 में जो पेपर एपीओ का हुआ था उसका लॉ वाला पार्ट। जीएस वाला पार्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज लॉ वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। आपकी आईपीसी की क्लास 2-3 दिन का गैप है। पीसीएस का पेपर हुआ था, आपके जो एजुकेटर हैं शिवेंद्र जी वो पेपर दे रहे थे, तो अभी वो 1-2 दिन बाद क्लास बना पाएंगे। तब तक आपको हम पेपर सॉल्व करा देते हैं। पेपर सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपको 2 आइडिया मिलते हैं। एक तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कौन सा पार्ट आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, और दूसरा ये कि पेपर में आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो तैयार हो जाएंगे। और तीसरा आपको एक टेस्ट हो जाएगा कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रखा है उसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए पेपर डिस्कस करते हैं। 2-3 दिन हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम लोग फिर से आईपीसी पढ़ेंगे, और उसके बाद सीआरपीसी की क्लास आएगी और एविडेंस की क्लास आएगी। आपकी जीएस की क्लास रेगुलर चल रही है। आज शाम को साइंस आपकी मैं ख़त्म करा दूंगा, और उसके बाद इकोनॉमी, और उसके बाद पॉलिटी की क्लास चलेगी। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स होगा। तो ये क्रम रहेगा, पूरी जानकारी है। अब 51 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक जीएस का पार्ट रहता है। 51 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। धाराएं दी हैं इधर, अपराध दिए हैं कि कौन सा अपराध किस धारा में है। उद्यापन 383 में, डकैती 391 में, लूट 389 में, चोरी 378 में। तो आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर इसमें से कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसी धारा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो लूट 389 में नहीं होगी, लूट 389 में नहीं होगी, ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया था प्रथम वित्त आयोग ने, द्वितीय वित्त आयोग ने, तृतीय वित्त आयोग ने, या 16वें वित्त आयोग ने। तो आपका आंसर क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग ने। ए ने जेड की भूमि पर एक वृक्ष उसकी अनुमति के बिना काट डाला, जेड की जानकारी के बिना उसे उठा ले गया। यह चोरी है, उद्यापन है, बेईमानी से किया गया दुर्विनियोग है, या आपराधिक अत्याचार है। तो इस जो इलस्ट्रेशन है इसमें चोरी के सभी अवयव पूरे हो रहे हैं, यह चोरी है। अगला है मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाता है एक बैल, आ को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक विशेष दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले जा सके। आ ने कारित किया लूट, आपराधिक, न्यासभंग, चोरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी सब चोरी के सभी अवयव कंप्लीट होते हैं, इसलिए इसमें भी अपराध चोरी होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको लगता हो कि कोई आंसर गलत हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पिन कर दूंगा कमेंट चेक करके, ताकि सबका आंसर सही हो पाए। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि सही आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊं। भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है। डकैती की तैयारी दंडनीय किसमें है? तैयारी बहुत कम लेवल पर दंडनीय होती है। कुछ ही ऑफेंस हैं जिसमें तैयारी दंडनीय है, जैसे राजद्रोह का ऑफेंस है, डकैती का ऑफेंस है। तो उनमें ये पूछा है कि डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है, किस धारा में दंडनीय है? 393 में, 395 में, 399 में और 396 में। तो 399 में दंडनीय है। निम्न को सुमेलित करना है, निर्णीत वाद और भारतीय दंड संहिता। कौन सा वाद किस धारा से संबंधित है? बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, आर बनाम गोविंदा। तो अब आपको एक तरीके से देखना, बारेंद्र कुमार घोष बनाम पंजाब सम्राट, ये किससे संबंधित है? धारा 34 से संबंधित है। ये धारा 34 से संबंधित है। के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य किससे संबंधित है? धारा 300 से संबंधित है। आर बनाम गोविंदा धारा 299 से 300 में अंतर, और मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य धारा 303 से संबंधित है। तो ये हो गए। देखिए एक बात बताऊं, आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई। हालांकि आईपीसी की बात पहले कर लेते हैं। आईपीसी में कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद करने हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट सजाएं हैं जो आपको याद रखनी है, और कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, इन सब के बिल्कुल अलग अलग लेक्चर बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत जल्दी आपके लॉगयान का ऐप आने वाला है, वहाँ आपको ये लेक्चर मिलेंगे। जैसे ही ऐप ऑनलाइन ऑन एयर होता है वैसे ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर ये जानकारी आपको मिलेगी। हो सकता है कि मिनिमम कॉस्ट में मिले, हो सकता है फ्री में मिले। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि सभी की पहुँच में रहे भारतीय दंड। और ये पेपर जो आप अभी यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये भी आपको वहाँ सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। आप टिक करेंगे कि ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, ऐसे करके आप पूरा टेस्ट अपना दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से भी और अलग से भी टेस्ट सीरीज आएगी। तो बहुत कुछ आपके लॉगयान ऐप में आने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थोड़ा सा यही कारण है कि इधर उधर व्यस्तता के कारण आपके वीडियोज थोड़ा कम आ पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा गैप ना हो। आपको कल भी वीडियो मिला था, आज भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ।
भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया है? देखिए, धाराएं बहुत पूछी जाती हैं, तो धाराएं अलग से भी आपको रटनी पड़ेंगी कि कौन सी धारा में क्या है, ताकि ये क्वेश्चन तो कम से कम आपके गलत ना हो, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। धारा 363, धारा 364, धारा 363 का, धारा 364 का, तो आंसर हो गया धारा 363 का। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है धारा 28 में, धारा 29 में, धारा 30 में और धारा 31 में। तो मूल्यवान प्रतिभूति किसमें परिभाषित है? धारा 30 में। या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर कान है उसमें ताला लगा देता है का किस अपराध का दोषी है? हमले का, सदोष परिरोध का, सदोष अवरोध का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सदोष परिरोध का, सदोष परिरोध का। जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर बाधित कर दिया जाता है कि निकलने का कोई रास्ता ही ना बचे, तो वो सदोष परिरोध होता है। और अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पर रोक लगाई गई है लेकिन इधर से निकलने का रास्ता है, तो ये हो गया सदोष अवरोध। तो सदोष अवरोध और परिरोध में क्या अंतर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना फिर से वही धाराएं सुमेलित करनी है। धाराएं एकदम रट लीजिए, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, एक भी धारा वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। धारा 81 भारतीय दंड संहिता, धारा 84 भारतीय दंड संहिता, धारा 86 भारतीय दंड संहिता, धारा 95 भारतीय दंड संहिता। विकृत व्यक्ति का कार्य हल्का हानि पहुंचाने का कार्य, आवश्यकता का बचाव और मत्तता। तो ये आपको सुमेलित करनी है कि कौन सी धारा किस में है। तो धारा 81 किससे संबंधित है? आवश्यकता के बचाव से संबंधित है, आवश्यकता के बचाव से संबंधित। धारा 95 किससे संबंधित है? हल्का हानि पहुंचाने के कार्य से संबंधित है। और मत्तता और विकृचितता का कौन सा सेक्शन है? मत्तता और विकृचितता का कौन सा सेक्शन है? धारा 84 जो है विकृचितता और धारा 86 जो है मत्तता से संबंधित है। धारा 86 जो है मत्तता से संबंधित है। ठीक है। अगला है 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग क्या गठित करेगा? कौन सा अपराध गठित करेगा? अगर 5 या अधिक व्यक्ति हैं जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा गठित करते हैं, तो ये किस अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है? क्या दंगा है, क्या बलवा है, क्या हमला है, क्या विधिविरुद्ध जमाव है? तो ये आएगा बलवा के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आएगा? बलवा के अंतर्गत। का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः या को पीट कर शासक का की मृत्यु कारित करता है। का ने कौन सा अपराध किया? हत्या की कोट में ना आने वाला सदोष मानव वध, हत्या करने का प्रयत्न, हत्या का या घोर उपहति का। तो धारा 62 क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है हत्या का। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताइए हमको किस सेक्शन से है, किस सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोगों ने अभी जो लेक्चर लेटेस्ट पढ़ा है पीसी का, वहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 62 किस सेक्शन से है। महबूब साहब बनाम किंग एम्परर एक महत्वपूर्ण बात है, किस चीज़ का? षड्यंत्र का, सामान्य आशय का, सामान्य उद्देश्य का, सदोष परिरोध का। षड्यंत्र का, सामान्य आशय का, सामान्य परिरोध का, सामान्य उद्देश्य का। किससे संबंधित बात है? सामान्य आशय सेक्शन 34 से संबंधित बात है। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान करती है? धारा 10, धारा 23, धारा 18 या धारा 24? आपको पता है धारा 23। पुलिस अधिनियम आपका पूरा कंप्लीट है और बहुत अच्छे से मैंने आपको एमसीक्यू भी करा दिए हैं। अगर आपने किए हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, कतई कोई भी कहीं भी समस्या नहीं आएगी। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने उनके लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति प्रदान करती है? सार्वजनिक सभाओं के लिए लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा? तो आपको पता है इसका आंसर बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं, धारा 30 के अंतर्गत दिया जाएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकने की सजा प्रभावी है 1/4/1945 से, 1/4/1944 से, 1/5/1944 से या 1/5/1945 से। तो इसका आंसर है 1/4/1944 से। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करते हैं? जिला मजिस्ट्रेट, रेलवे मंत्रालय, राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक रेलवे? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा सी, राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय फरार अपराधी से संबंधित है? अध्याय 24। अध्याय भी पूछे जाते हैं, हमने आपको पढ़ाया था, उस समय भी बताया था। अध्याय 24, अध्याय 19, अध्याय 37 और अध्याय 18 पूछा है फरार अपराधी से संबंधित अध्याय, तो आपका आंसर हो गया अध्याय 19। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा पैरा सब परीक्षण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? सेक्शन, पैरा, अध्याय सब आपको याद होना चाहिए। पैरा 139, 140, 137 और 138। तो
सब परीक्षण पोस्टमार्टम वाला पैरा तो हम 2-3 बार आपको पढ़ा चुके हैं। पैरा 139, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया? धारा 44, धारा 45, धारा 40 या धारा 47? आंसर आपका है सामान्य डायरी, जनरल डायरी, धारा 44। जन्म और मरण की रिपोर्ट के देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने का नियत दिनांक को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए। मास में एक बार, मतलब ग्राम चौकीदार है वो कितनी बार अपने जो थाना है उसमें हाजिर होकर जन्म और मरण के बारे में सूचना देगा? तो मास में 2 बार। आंसर है मास में 2 बार, मंथ में 2 बार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है? धारा 41 सब क्लॉज 1 का परंतुक, धारा 42 सब क्लॉज 2 का परंतुक, धारा 40 सब क्लॉज 1 का परंतुक या धारा उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको आंसर पता है, बहुत फेमस है सीआरपीसी की धारा 46 सब क्लॉज 1 का परंतुक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संज्ञेय मामलों में इत्तला, कॉग्निजेबल ऑफेंस में इत्तला, धारा 154 धारा 154 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, धारा 43 सीआरपीसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी, धारा 41 सीआरपीसी आरोप की अंतर्वस्तु, धारा 211 दंड प्रक्रिया संहिता। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किस सेक्शन में होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत सिंपल आंसर है इसका। सेक्शन 43 के आसपास है, एक हिंट आपको मैंने दे दिया है, सेक्शन 43 के आसपास है। बताइए मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किस सेक्शन में है? अभी सीआरपीसी पढ़ाएंगे तब वहां पर और क्लियर होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 से संबंधित है? राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया, भगवान दत्त बनाम कमला देवी, इकबाल अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया, बहुत फेमस केस है। सीआरपीसी 1973 की निम्न में से कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह सूचना देता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? धारा 154, धारा 147, धारा 174, धारा 181। तो इत्तला देने में कौन सी धारा लागू होगी? धारा 174। प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा? तो सेक्शन 76 का आंसर आपका होगा राज्य सरकार द्वारा। लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दोहरे पर संकट के विरुद्ध संरक्षण को सीआरपीसी में किस धारा में समाविष्ट किया गया है? धारा 300, धारा 302, धारा 308 या धारा 304? आपको पता है इसका आंसर धारा 300 है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमको ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दोहरे पर संकट के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सीआरपीसी 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? धारा 2 धारा 190, धारा 200 या परिभाषित ही नहीं करती? तो सीआरपीसी 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? आंसर बताइए। आंसर है धारा 2 धारा 190, धारा 200 धारा परिभाषित ही नहीं करती। तो संज्ञान कॉग्निजेंस को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, कॉग्निजेंस को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अगला है प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही है? थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, यह उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो उसे देता है, या मौखिक व लिखित हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर तो बिना ऑप्शन देखे आपको आ जाना चाहिए कि उपरोक्त सभी। दंड प्रक्रिया संहिता में दंडादेशों को स्थगित या माफ करने की शक्ति है उच्च न्यायालय को, विचारण न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को या समुचित सरकार को? तो सीआरपीसी में दंडादेशों को स्थगित या माफ करने की शक्ति समुचित सरकार को है। सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है? जब हम लोग चार्ज पढ़ते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन आता है कि परिवर्तन, चार्ज में जो परिवर्तन होता है, अल्ट्रेशन होता है, वो किस धारा में होगा? धारा 216 में। सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन सक्षम है? न्यूसेंस को 133 में कौन सा हटाएगा? जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इस बार यूपी जुडिशरी 2018 के मेंस में भी इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन सक्षम है? जिला मजिस्ट्रेट। आंसर क्या होगा? जिला मजिस्ट्रेट। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, धाराएं हैं, धाराओं को सुमेलित करना है। अपील के संबंध में सभी धाराएं दी गई हैं। अपील आपको पता होना चाहिए कि किस धारा में क्या है। दोष सिद्धि से अपील, छोटे मामलों से अपील का न होना, दोष मुक्त के मामलों में अपील, या दोषी के अपराध को स्वीकार करने में कुछ मामलों में अपील का न होना। तो दोष सिद्धि से अपील किस धारा में है? दोष सिद्धि से अपील धारा 300
374 में, दो सिद्धि से अपील किसमें, धारा 374 में। छोटे मामलों में अपील का ना होना, धारा 376। दोष मुक्त के मामलों में अपील, दोष मुक्त के मामलों में अपील, धारा 378। और दोषी के अपराध स्वीकार करने में कुछ मामलों में अपील का ना होना, धारा 375। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहले का 4, पहले का 4 इसमें है। अगर आपको एक ही आता है तो भी ये ऑप्शन आप टिक मार देंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है। स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने दिनों के लिए होगी, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जाती है। दस्तावेजों के अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, ए व बी द्वारा, या ना तो ए ना ही बी द्वारा। तो धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु जो है वो साबित की जा सकेगी प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, ए व बी दोनों द्वारा, ना तो ए द्वारा ना ही बी द्वारा। आंसर आपका होना चाहिए दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य। हालांकि इसमें थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन है, डी होगा या बी, देख लीजिएगा, लेकिन शायद बी आंसर होना चाहिए इसका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के, ये एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, धारा 27, धारा 133, धारा 53 या धारा 23। कौन सी धारा जो है वो आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, धारा 23 केवल सिविल मामलों से संबंधित धारा है। चरित्र के साक्ष्य में निम्नलिखित है, केवल स्वभाव का साक्ष्य, केवल ख्याति का साक्ष्य, सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव। आंसर है सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव। खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है, का को का की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान है, धारा 32(1), धारा 103, धारा 104 और तो आंसर आपका हो जाएगा धारा 104। निम्नलिखित में से कौन सा बात विबंध से संबंधित नहीं है, विबंध के बाद आपको याद करने पड़ेंगे। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये जो है वो विबंध से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों जो बात हैं वो विबंध से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना, धारा 122, राज्यों के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य, धारा 123, विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, धारा 128 और सह अपराधी का साक्ष्य, धारा 133। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विधि सलाहकारों से दी गई गोपनीय संसूचनाएं, धारा 128, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, मुद्रण, शिलालेखन, फोटो चित्रण या प्रमाणित प्रतियां। तो प्राथमिक साक्ष्य कौन सा नहीं है, प्रमाणित प्रतियां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं दस्तावेजी साक्ष्य हैं। तो दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 4, धारा 61, धारा 91, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गए सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य हैं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद संबंधित है विबंध के सिद्धांत से, सह अपराधी से, मृत्युकालिक कथन से या परीक्षा से। तो मृत्युकालिक कथन के बारे में पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर के केस में स्टेटमेंट दिया गया था, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य। तो आंसर आपका हो जाएगा असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे रहा है तो भी इसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, न्यायालय साक्ष्य, दस्तावेज या संस्वीकृति। क्या परिभाषित नहीं है, संस्वीकृति परिभाषित नहीं है। आप पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया, यह साबित करने के बाद कि उसके पास टिकट था किस पर होगा, अभियोजन पर, रेलवे प्रशासन पर, टिकट परीक्षण पर, स्वयं आप पर। तो रेल यात्रा बिना टिकट किया गया साबित करने का भार किस पर होगा, स्वयं आप पर। दृश्य रैतिकता का अपराध किस धारा के अंतर्गत किया गया माना जाएगा, धारा 354 IPC, 354C, 354A या 354B। तो दृश्य रैतिकता का अपराध किस धारा के अंतर्गत माना जाएगा, 354C के अंतर्गत आता है। का एक संदूक तोड़कर खोलता है, उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई भी आभूषण नहीं है। का ने कौन सा प्रयास किया, का ने कौन सा अपराध किया, चोरी का प्रयास, आपराधिक न्यासभंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। का ने चोरी के प्रयास किया। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय दंड संहिता 1861 की किस धारा में उल्लिखित है, धारा 171 171 ज, धारा 171 घ या 171 या। तो किसमें 171 में।
खा डूब रहा है और बेहोश है। का अपने जीवन की रक्षा के लिए उसकी एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, जिसके परिणामस्वरूप उसको क्षत पहुंचती है। का दोषी है आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए, स्वेच्छा उपद कारित करने के लिए, स्वेच्छा घोर उपद कारित करने के लिए, किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसी अपराध का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सहमत से मैथुन करता है तो वह बलात्संग करता है यदि उस स्त्री की आयु कम है, 17 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या 16 वर्ष से कम। तो आंसर आपका हो जाएगा 16 वर्ष से कम। निम्नलिखित किस मामले में यहाँ पर आंसर आपका होगा 18 वर्ष से कम। इसका आंसर क्या होगा, 18 वर्ष से कम। ये अमेंडमेंट हो गया, पहले 16 वर्ष से कम था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है, चोरी, हत्या, लोक कंटक या ठगी। किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है, लोक कंटक। भारतीय दंड संहिता में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का। अब बात निम्न में से किस धारा में, धारा 80, धारा 82, धारा 83 या धारा 88। तो आपका आंसर हो जाएगा धारा 82 में। भारतीय दंड संहिता निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है, धारा 71, 72, 73 या 74। कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है, धारा 73। आंसर हो जाएगा धारा 73। भारतीय उच्च न्यायालय ने किस बात में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का अधिकारातीत अब निर्धारित किया। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, केशोराम बनाम असम राज्य, अमृता बनाम महाराष्ट्र राज्य या जसपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य। आपका आंसर होगा मिट्टू बनाम पंजाब राज्य। एक पुलिस अधिकारी जा को उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा, आईपीसी की धारा 325, 326, 330 या 331। आंसर होगा 330। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, दुराशय, आर बनाम प्रिंस, आवश्यकता, आर बनाम डडले एंड स्टीफन, पागलपन, मैकनॉटन बनाम बाद, मतता वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। तो आंसर आपका हो जाएगा मतता वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेजी गति से लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है, 278, 273, 279 या 280 में। तो आंसर आपका होगा 279 में। का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। का अपने स्वामी को उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। उसने कौन सा अपराध किया, चोरी, उद्यापन, आपराधिक न्यासभंग या संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है, दुष्प्रेरण, बलात्कार, अपहरण या चोरी। तो अनवरत अपराध कौन सा है, अपहरण। आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किस धारा में दिया गया, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न धारा 308 में दिया गया। आत्महत्या करने का प्रयत्न धारा 309 में दिया गया। हमला धारा 351 में दिया गया और अपहरण धारा 362 में दिया गया। आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, पहले का 3, एक का 3, 2 में है। ठीक है, आत्महत्या करने का प्रयत्न बी का 4 भी है। ठीक है, हमला सी का 1 इसमें है। ठीक है, डी हो जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस मामले में प्रमुख वाद है, विकृतचित्तता, दुर्घटना, मत्तता या पागलपन। तो आंसर हो जाएगा मत्तता। ठीक है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया, कोई बात अपराध नहीं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्यता। निम्नलिखित कोट की सहायता से सही उत्तर देना है। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर आपका है ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी 15 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो कठोर कारावास की अवधि क्या है, 6 माह से अधिक ना हो। अगर कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि 1 माह तक हो सकती है। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा को निश्चित किया गया है, धारा 44, धारा 35, धारा 28 और धारा 11। तो आंसर है धारा 11। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्ति अधीन है किस आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309, आर्टिकल 226, आर्टिकल 311 या आर्टिकल 390। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311 के अधीन। कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 के विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्न के द्वारा लिखित रूप से ऐसा करने की अनुमति न प्रदान की गई हो। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उप महानिरीक्षक द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा। आंसर होगा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में है, धारा 16 में, धारा 13 में, धारा 15 में, धारा 11 में। तो आंसर हो जाएगा धारा 15 में। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सशस्त्र पुलिस अध्याय 6, घुड़सवार पुलिस अध्याय 8,
ग्राम पुलिस अध्याय 9, अन्वेषण अध्याय 10। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, अन्वेषण अध्याय 10। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोग माल खाने का निरीक्षण करेगा वर्ष में एक बार, 6 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 1 माह में एक बार। तो लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण कब करेगा, 1 माह में एक बार। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरहा पंची गैंग रजिस्टर से संबंधित है, पैरा 250, पैरा 251, पैरा 252 या पैरा 253। कौन सा प्रावधान जो है वो गैंगस्टर से संबंधित है, पैरा 253। सूची 1 और सूची 2 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं मिलानी है। तो परिवाद किसमें दिया गया है, परिवाद दिया गया है धारा 2D में। और न्यायालय की भाषा किसमें दी गई है, न्यायालय की भाषा दी गई है 272 में। परिवाद वापस लेना, परिवाद को वापस लेना किसमें है, परिवाद को वापस लेना 321, अभियोजन वापस लेना 321 में, और परिवाद वापस लेना 257 में। परिवाद वापस लेना 257 में, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ए का 2 2 में है, बी का 1 इसमें है, ये हो गया सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। रेवती बनाई बनाम जागेश्वर राज्य, विजय मनोहर अरट बनाम काशी राम राजौरा, सुदीप चौधरी बनाम बी ऑप्शन सही होगा, 123 का बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है, धारा 298, धारा 323, धारा 427, धारा 290। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 290। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों को पुनः प्रवर्तित किया गया, दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013, सीआरपीसी अधिनियम 2018 या आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018। तो आंसर है आपका सीआरपीसी उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ का के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दर्ज की गई सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा, 6 माह के अंतर्गत, 3 माह के अंतर्गत, 2 माह के अंतर्गत या अनावश्यक विलंब के बिना। तो आंसर है 2 माह के अंतर्गत। अमेंडमेंट द्वारा ये प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना को शामिल किया गया है, 291 का, 357 का, 311 का या 436 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 357 का। कौन सी धारा सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्त को संस्वीकृत या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए अविकल्पित है, धारा 281, धारा 461, धारा 463 या उपरोक्त में से कोई नहीं, सेक्शन 128, धारा 463। कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हो कि हाजिरी की अपेक्षा करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है, सीआरपीसी की धारा 160(1) में, धारा 160(2) में, धारा 161(1) में, धारा 161(2) में। तो धारा 160(1) में। कारावास का अधिकतम दंडादेश जो संक्षिप्त विचारण में दिया जा सकता है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। 3 माह। सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राज्य के सरकार द्वारा। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थापित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विरचित किए गए, धारा 240 सीआरपीसी, धारा 244 सीआरपीसी, धारा 246 सीआरपीसी या धारा 248 सीआरपीसी। आंसर आपका होगा धारा 246 सीआरपीसी। यदि कोई स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को या राष्ट्रपति को। किसको अधिकार है, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या राज्य सरकार को। तो आंसर आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय को। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है साक्ष्य तौला जाए गिना ना जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा में समाहित है, धारा 132, धारा 134, धारा 123 या धारा 135। आंसर है धारा 134। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निर्देशित की गई, निरसन अधिनियम 1948, 1945, 1883 या 1938। तो निश्चित अधिनियम 1938 के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, धारा 8। तथ्य जो विवादक तथ्य के परिणाम दर्शाते हैं, धारा 7। तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, धारा 6। सुसंगत तथ्यों की व्याख्या का पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तत्व, धारा 9।
तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा। ए का कौन सा हो गया, ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3, किस में है, ए का 2 बी का 3, ठीक है, ये हो गया ए। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य, इस सिद्धांत का वर्णन किस धारा में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 108, 110, 113 या 111। तो आपको जानते हैं कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य धारा 110 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति को पुनः ताजा करने से संबंधित प्रावधान बनाती है, धारा 159, धारा 158, धारा 155 या धारा 160। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 159। पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति है सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से, पति पत्नी के बीच वाद से, पति पत्नी के बीच अभियोजन से, उपरोक्त सभी से। तो धारा 139 पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति है सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। किसी शिशु के धर्मजत्य होने की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में अधिशासित होती है। एक विद्यमान विवाह के दौरान पैदा हुआ शिशु के धर्मजत्व के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए तथा बी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा या दोनों में से किसी ओर से साक्ष्य ना दिया जाए। ये किस धारा में प्रावधान है, धारा 101, 102, 103, 110, 112। तो आंसर है 102। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया, धारा 146, धारा 119, धारा 45 का, धारा 113 का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 146। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित हुआ से तात्पर्य साबित, ना साबित, ना साबित, ना साबित, अधिवक्ता के ना साबित, ना ही ना साबित, अधिवक्ता के समक्ष ना साबित हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ना साबित, ना तो ना साबित। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, दस्तावेजों के 30 वर्ष पुराने होने की उपधारणा धारा 90 में सही सुमेलित है। किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना हो, धारा 108 में सही सुमेलित है। मूक साक्षी धारा 109 में सही सुमेलित है। दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा धारा 113 ख में है, धारा 113 ख में, तो ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। अन्यंत्र उपस्थिति के तथ्य के रूप में, स्वीकृति के रूप में, रेस जेस्टे के रूप में या मृत्युकालिक घोषणा के रूप में। तो रेस जेस्टे के रूप में। परविंदर कौर पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मृत्युकालिक कथन, संस्वीकृति, निर्णय की सुसंगति, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ। तो आंसर हो जाएगा संस्वीकृति। भारतीय दंड संहिता 1860 का निम्नलिखित में से किस धारा से हिकलिन का नियम संबंधित है, 292, 291, 290 या 299। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 292। बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है, धारा 326 काम है, 228 काम है, 228 या 376 याम है, 228 काम है। उच्चतम न्यायालय ने नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में भारतीय दंड संहिता की अधोलिखित किन धाराओं के मध्य अंतर को व्याख्या अच्छी तरह से की है। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में 3 धारा 34 और 149 के मध्य अंतर की व्याख्या की गई है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 लागू होगा 21 अप्रैल 2018 से 21 जुलाई 2018 से 1 सितंबर 2018 से 17 नवंबर 2018 से। तो ये कब से लागू हुआ, 21 अप्रैल 2018 से। तो ये हो गया आपका 2020 का पूरा पेपर। 2020 का जीएस का पेपर हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपको लॉ का पेपर थोड़ा सा समय तो लगा, आधा घंटा का समय, लेकिन आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में मिशन एपीओ लिखना मत भूलिए, क्योंकि आप इस तरीके से लिखेंगे तभी आपके लिए इतना हम कंटेंट अच्छे से ला पाएंगे। बहुत जल्दी लॉगिन का ऐप आएगा और उस पर आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आपने अभी तक लॉगिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे शाम की जीएस की क्लास में। धन्यवाद।